हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एएलसी क्लासेस आपका क्लास 6, 9th, 11th एएमयू जेएमआई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है। अगर आप लोगों को एएलसी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9675318303। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो हम लोगों का बेसिकली जो बैच चल रहा है दैट इज फॉर द 11th एंट्रेंस, जिसके अंदर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स का पार्ट भी डील कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों के आपके एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका कवर हो गया है, एसिड बेस एंड सोल्ट कवर हो गया है, मेटल एंड नॉन मेटल का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये आपका लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम बेसिक्स थोड़ी सी बातें करेंगे, जैसे कि कोलिजन क्या होता है, एलॉय क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हमारा मेजर पार्ट था इस चैप्टर के अंदर, हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था कि भाई एलिमेंट को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है। फिर हमने बात की थी भाई मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखी थी कि भाई किस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन है, वाटर है, हॉट वाटर है, स्टीम है एंड विद रिएक्शन विद एसिड है। और हमने ये सारी चीजें आपकी देखी थी और साथ में हमने क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज का डेवलपमेंट किया था। रिएक्टिविटी सीरीज के डेवलपमेंट से हमें ये चीजें पता चली थी कि भाई अगर कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आपका डिस्प्लेस कर सकता है। ये सारी चीजें हमने जो बेसिकली हम एसिड बेस एंड सोल्ट में पढ़ते हुए आ रहे थे और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हमने उसके अंदर दूसरे पर्सपेक्टिव से चीजें पढ़ी थी। वहां पर सिर्फ हमने बैलेंसिंग का नजरिया देखा था कि आपकी जो रिएक्टेंट है उसकी स्टेट क्या है, प्रोडक्ट है उसकी स्टेट क्या है। सिर्फ हमने इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा था। बट मेटल एंड नॉन मेटल में हमने उसकी केमिस्ट्री को भी स्टडी किया और इसके अंदर हमने मेटलर्जी का पार्ट किया। अगर आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो बेसिकली मेटल है तो हम उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपका और क्या चीज है, और आपका मिनरल्स क्या चीज होते हैं, और आपका मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स को किस तरीके से हम आपका निकालेंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और लेस एक्टिव एलिमेंट लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ये सारी चीजें आपकी हमने डिस्कस की थी। और अगर हम बात करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज द कोरिजन वाला पार्ट है, इसको मैंने आपका एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ा है और आज भी बता देता हूँ। कोरिजन एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आयरन यानी लोहा है, अगर वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ आपका कांटेक्ट में आ जाए तो बेसिकली होता क्या है कि उसके ऊपर रस लग जाता है। इसी तरीके से अगर आप कॉपर की बात करें, तांबा जो होता है वो सॉरी आपका कॉपर जो होता है उसके अंदर क्या होता है आपका जब वो कॉपर का कलर क्या होता है, थोड़ा ग्रेइश टाइप का कलर होता है। बट आपका जब वो उसके ऊपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसका कलर और उसको वो नुकसान पहुंचाता है। दैट इज द कोलिजन। बट उस कोलिजन को हम टार्निशिंग कहते हैं और आयरन के केस में आपकी रस्टिंग कहते हैं। और कोलिजन आपके कुछ केसेस में आपकी मददगार होती है और कुछ केसेस में आपकी हार्मफुल होती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमने एक चीज पढ़ी थी एनोडाइजिंग, अगर एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम की ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते थे क्योंकि एल्युमिनियम को हमने प्रोटेक्ट करना होता था, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। बट आयरन के ऊपर जो फेरिक ऑक्साइड की लेयर होती है वो आपकी हार्मफुल होती है और वो मेटल को आपका क्या करती है, कोरोड करती है। तो अगर हम बात करेंगे आज, तो हमारा आपका बेसिकली क्या है, कोलिजन की बात करेंगे। बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। कोलिजन की बात करेंगे, इसके अंदर हम कोलिजन की बात करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें हम पढ़ेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई आयरन की रस्टिंग भी एक कोलिजन है, ठीक है, रस्टिंग इज आल्सो कोलिजन। टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये सारी चीजें भी आपकी क्या है, कोलिजन का ही पार्ट है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे और आपका टार्निशिंग। भाई देखो, आयरन के केस में हम क्या कह रहे हैं, आपका रस्टिंग कह रहे हैं, बट हम कॉपर के केस में क्या कहते हैं, आपका टार्निशिंग ऑफ कॉपर हो गया। या फिर हम बात करेंगे आपकी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के बारे में आपकी बात करेंगे, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के बारे में आपकी बात करेंगे, ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के बारे में बात करें। बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है ये आपका, ज्यादा इससे सवालात भी नहीं आते। बस सिंपल पूछ लेगा आपका कि सिल्वर है, अगर आपका एयर के एक्सपोजर में आ जाए तो क्या होगा। वैसे मैंने आपको बात बताई, सिल्वर इज अ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि अपने नेटिव स्टेट में ही पाया जाता है। बट यहाँ पर हम सिल्वर की सल्फाइड बनते हुए देखेंगे।
वो सल्फाइड क्यों बनेगी? जब सिल्वर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और वो ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करके आपका सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन कर देती है। सिल्वर सल्फाइड इज अ हार्मफुल टू द सिल्वर। सिल्वर के ऊपर आपकी क्या लेयर बन जाती है, दैट इज द कोरोजन एंड इसको हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी आपका कहते हैं। तो अगर मैं पहली बात करूं, अगर मैं आपका लोहे की बात करूं, रस्टिंग ऑफ आयरन की पहले मैं बात कर लेता हूँ, काय की बात कर लेता हूँ, आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब अगर मैं बात करूं, देखो रस्टिंग के लिए तीन कंडीशन जरूर, दो कंडीशन जरूरी है। एक तो एटमॉस्फेयर के अंदर नमी होना जरूरी है और एक ऑक्सीजन का होना जरूरी है, एयर का होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी नहीं होगी तो आपकी जंग नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन है, अगर पानी ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन हो तो जंग नहीं लगने की है। अगर आपका पानी नहीं है, ऑक्सीजन है तो जंग नहीं लगेगी। अगर पानी और ऑक्सीजन दोनों हैं तो आपकी क्या है, जंग लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंडीशन ले लेता हूँ, मैंने आपका आयरन का आपका नेल लिया, ठीक है, आयरन का मैंने आपका इसके अंदर आपका नेल ले लिया और आयरन का मैंने आपका मान लीजिए आपका नेल ले लिया, ठीक है, और मैंने इसके अंदर आपका पानी और मैंने आपका वाटर फिल कर दिया, ठीक है, वाटर को फिल कर दिया और मैंने आपको इसको खुला हुआ छोड़ दिया, ठीक है, खुला हुआ छोड़ दिया। भाई एक तो ऑक्सीजन भी इसके अंदर आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन भी आ रही है। अगर मैं आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाऊं आपको, तो भाई देखो इसके अंदर एयर है, ठीक है, एयर मैंने इसके अंदर पहले से हवा, चलो मान लो इसके ऊपर कॉर्क भी लगा दिया। अगर मैंने मान लो इसके अंदर आपका ऐसा करता हूँ, एक मिनट, ये मेरे पास आपका एक टेस्ट ट्यूब था, मैं टेस्ट ट्यूब में ही बना लेता हूँ आपका, और मैंने उसके अंदर आपका नेल आपका फिल कर दिया, ठीक है, मैंने मानो ये मेरे पास आपका टेस्ट ट्यूब था और मैंने इसके अंदर आपका नेल डाल दिया और इस पर मैंने कॉर्क लगा दिया ताकि आपका जो एयर है उसी से आपका इंटरेक्शन रहे। और यहाँ तक आपके क्या थी, एयर भरी हुई थी, ठीक है, और आपका यहाँ पे आपका क्या था, आपका नेल था, ठीक है, मैंने यहाँ नेल डाल दिए, काफी सारे आपके नेल डाल दिए, एक दो नेल डाल दिया। तो होगा क्या, एयर भी है और इसके अंदर पानी भी है, तो आपकी क्या है, रस्ट लग जाएगी, ठीक है। अगर पानी भी है और अगर आपकी ऑक्सीजन भी है, एयर में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन होगा, तो आपकी क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, क्योंकि जो आयरन है, आयरन आपका काय के साथ रिएक्ट कर जाएगा, Fe आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपका क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2O। ये वाली बात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताई थी। XH2O क्यों लिखते हैं, कि वाटर के आपके एक्स मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में कितने मोल्स ऑफ वाटर आपके रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम XH2 ही मान के चलते हैं, वाटर के हम क्या मानते हैं, एक्स मॉलिक्यूल आपके रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या होगा, आपके आयरन के ऊपर आपकी क्या है, एक लेयर बन जाएगी और ये लेयर आपकी क्या है, आयरन के ऊपर ये लेयर बन जाएगी, Fe के ऊपर आपकी लेयर बन जाएगी और ये आपकी मेटल को आपका क्या करती रहेगी, कोरोड करती रहेगी, मेटल को आपकी क्या है, खाती रहेगी, मेटल को आपके क्या है, खाती रहेगी। मेटल आपका लोहा क्या होता है, अभी 10 साल बाद 20 साल बाद टूटने लगता है, ठीक है, टूटने लगता है। तो इट इज ड्यू टू द, क्योंकि इसके ऊपर Fe2O3.XH2O, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपके मेटल को आपका कंप्रेस करके तोड़ने लगती है, ठीक है, हाईली डेंसिटी होती है। एक तो देखो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है Fe2O3.XH2O और इसकी वजह से मेटल आपका क्या है, टूटने लगता है, मेटल आपका टूटने लगता है। अब अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, तीन केसेस दे रखे हैं। पहले केस के अंदर हमने क्या किया, एक हमने आयरन ले लिया और हमने आपके तीन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ले लिया, मान लो ये मैंने मान लिया टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब बी और ये मैंने मान लिया आपका टेस्ट ट्यूब सी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी। अब मैंने क्या किया था, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में एयर रखी थी, ठीक है, एयर रखी थी, पानी भी रखा था, नेल भी रखा था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया था, कोरोजन हो गया था, इसकी लेयर बन गई थी। बट अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपका एक काम ये किया, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने आपका ये केस भी है, ठीक है, मैंने मान लो आपका टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने आपका नेल डाल दिया, ठीक है, मैंने आपके नेल्स डाल दिए, मान लो यहाँ आपके 24 आयरन है, Fe है, और मैंने आपका यहाँ पे क्या किया, आपका यहाँ पे मैंने आपका वाटर फिल कर दिया H2O, ठीक है, H2O फिल कर दिया और ऊपर से मैंने क्या कर दिया, आपकी कॉर्क लगा दिया और जो आपकी एयर थी और मैंने आपका एयर और पानी के बीच में तेल ऑयल फिल कर दिया। ऑयल इसलिए फिल किया ताकि आपका एक इंटरफेस बन जाए, आपका किस किस के बीच में, वाटर के बीच में और एयर के बीच में। भाई अगर मैं मान लो यहाँ पे आपका क्या कर दूं, मैंने यहाँ पे आपका ऑयल फिल कर दिया, यहाँ मैंने आपकी ऑयल डाल दिया इसके अंदर, यहाँ मैंने आपका क्या डाल दिया, आपका ये ऑयल फिल कर दिया, ठीक है, मैंने आपका ये ऑयल फिल कर दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑयल फिल कर दिया। अब इस ऑयल ने पानी ऑक्सीजन तो आ नहीं पाएगा, भाई एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा
और ये आपका नेल है, तो ये नेल आपका ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। पानी है, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर रस्ट होगा तो पानी की भी ज़रूरत है और एयर की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी रस्ट देखने को नहीं मिलेगा, नो रस्ट, ठीक है? कोई रस्ट देखने को नहीं मिलेगी। अब एक केस क्या हो सकता है कि मैं पानी को हटा दूँ और हवा को रहने दूँ, मतलब ऑक्सीजन को रहने दूँ। तो तीसरा केस क्या हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके नेल लिए थे, ठीक है? नेल लिए और मेरे पास टेस्ट ट्यूब था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो आपका काम करता है ह्यूमिडिटी यानी पानी को एब्ज़ॉर्ब करने का। अब मैंने आपका ये नेल लिया था और मैंने आपका एयर का अभी भी कॉन्टैक्ट, आपका एयर के कॉन्टैक्ट को और नेल के और एयर के कॉन्टैक्ट को बंद नहीं किया। कॉर्क मैंने इसलिए लगा दिया ताकि एयर आपके इसके अंदर रहे। ठीक है? कॉर्क लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट ट्यूब में बंद करके रख दिया। अब मैंने आपका जो पानी था, उस पानी को कैल्शियम क्लोराइड की मदद से एब्ज़ॉर्ब करना चालू कर दिया। यहाँ मान लो आपका पानी था, ठीक है? पानी था, ठीक है? वाटर था। बट मैंने आपका क्या डाल दिया, यहाँ पे मैंने आपका कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाल दिया? आपका कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, CaCl2। और CaCl2 क्या होता है आपका अ अ ह्यूमिडिटी एब्ज़ॉर्बर होता है। ये हमने कहाँ देखा था? जहाँ HCl गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। तो ये कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस होता है, हाइड्रस नहीं होता, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल नहीं होते। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या है? ये आपका ह्यूमिडिटी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, मतलब पानी को आपका एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ह्यूमिडिटी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, यानी पानी को आपका एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे आपकी नो रस्ट, आपकी कुछ भी रस्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने आपकी कंडीशन बताई, अगर रस्टिंग होगी तो ऑक्सीजन और पानी का दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपकी जंग नहीं लगेगी, आपकी जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी, आपकी जंग नहीं लगेगी। तो ये दिस इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो एनसीईआरटी कह रही है टेक 3 टेस्ट ट्यूब, प्लेस क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ देम। मैंने आपके 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ए और बी और एक सी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी और ए टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने आपका ऐड 1 ml of oil and cork. The oil will float on the water and prevent from the air from dissolving in the water. Put some anhydrous in C. अच्छा ठीक है। तो इसने क्या किया, वही चीज की जो हमने बताया। एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर हमने हवा, थोड़ा पानी डाला और आपका नेल था, डाल दिया, ठीक है, बंद कर दिया। एक हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, भाई पानी डाला, चौबे डाले और थोड़ा-सा तेल डाल दिया और कॉर्क लगा के बंद कर दिया। एक टेस्ट ट्यूब लिया, थोड़ा पानी डाला, उसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, ठीक है, जो कि ड्राइंग एजेंट होते हैं। उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और हमारे पास यहाँ पे आपकी एयर बची। हवा कैसी बची? हवा के अंदर नमी नहीं रही। इसने जो हवा के अंदर की नमी थी, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो हवा के अंदर नमी होना, ये और हवा के अंदर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर है, ये एयर आपकी ड्राई होती है। मतलब अगर आपकी एयर ड्राई है, मतलब अगर हवा के अंदर नमी नहीं है, तो रस्ट नहीं होगा। मतलब अगर मैंने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, उन्होंने सारा आपका पानी एब्जॉर्ब कर लिया। इस केस के अंदर मैं तेल डाल दिया, तो तेल ने आपका क्या है, पानी के अंदर आपकी गैस डिसॉल्व नहीं होगी और चोबा आपका रस नहीं लगेगी, चोबे को आपकी रस नहीं लगेगी। तो आपके एयर के अंदर पानी होना, नमी होना भी ज़रूरी है। अगर नमी नहीं है एयर के साथ तो आपकी रस्ट नहीं होगी। तो यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल इन द टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। तो आपका टेस्ट ट्यूब ए के अंदर तो रस्ट हो जाएगा, पर टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क पड़ने नहीं वाला, कुछ भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला, ठीक है? कुछ भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। तो मैंने क्या बताया, पहला केस बता दिया, भाई नेल लिया, एयर और ऑक्सीजन, वाटर, सब कुछ, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, वाटर है, पूरा डिसॉल्व होने दिया हवा को पानी के अंदर। तो यहाँ पे आपकी क्या है, आपकी रस्ट देखने को मिली, यहाँ पे कोलिजन देखने को मिला। इस केस के अंदर कुछ भी रस्ट देखने को नहीं मिली, क्योंकि ऑयल ने एयर को डिसॉल्व होने से बचा दिया। ऑयल ने आपका, ऑयल प्रिवेंट एयर एयर टू डिसॉल्व इन वाटर, टू डिसॉल्व इन वाटर, मतलब आपका पानी में डिसॉल्व होने से किसने बचा दिया, आपका जो आपकी हवा थी वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, पानी और आपका नेल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। पानी अगर इंटरेक्ट करेगा तो आपका रस नहीं होगा, दोनों आपका एक साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी रस लगेगी। अगर कहते नहीं भाई इसे सही से बांध के रख दो, कोई लोहे की चीज़ है उसको कवर कर देते हैं अच्छे से, पॉलीथीन वगैरह, एयर टाइट जिसको बोलते हैं, तो एक्चुअल में रस्टिंग वगैरह या ऑक्सीडेशन से हमें बचाना होता है, तो हम वहाँ करते हैं, ठीक है? तो नमी और ऑक्सीजन यानी हवा
दोनों का एयर एयर मतलब एयर और आपका नमी दोनों का होना आपका ज़रूरी है। अगर आपकी एयर अगर ड्राई है, एयर अगर आपकी ड्राई है, तो आपकी जब भी रस्ट नहीं होगी। एयर के अंदर अगर मॉइस्चर है मतलब पानी है, तो आपकी रस्ट लग जाएगी। तो कैल्शियम क्लोराइड को हमने यूज़ किया, ह्यूमिडिटी ऑब्जर्वर मतलब आपका इसको कह सकते हैं ड्राइंग एजेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आपका ड्राइंग एजेंट कह सकते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको थोड़ा कॉप अप करना पड़ेगा इसको। थोड़ी चीज़ें याद रखने की भी आपकी देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कॉपर के केस में क्या होता है। कॉपर के केस में क्या होता है? देखो कॉपर आपका मतलब लो ही रिएक्टिविटी का एलिमेंट है, सिल्वर भी आपका लो रिएक्टिविटी का एलिमेंट है। जब कॉपर आपका क्या होता है, कॉपर क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एनवायरनमेंट में है, उसके साथ आपका रिएक्ट कर लेता है और कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेता है। कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है? ये आपका टार्निशिंग ऑफ कॉपर है मतलब जो आपका कॉपर है फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर आपका काला पड़ते हुए देखा होगा आपने कॉपर आपका कलर क्या है चेंज हो जाता है कलर क्या है आपका चेंज हो जाता है तो आपका कॉपर का कलर चेंज हो जाता है कॉपर का ग्रेइश टाइप कलर होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कॉपर का कार्बोनेट बना लेगा ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड भाई कार्बन डाइऑक्साइड का है एनवायरमेंट में कॉपर अगर खुला हुआ है 20 साल बाद 10 साल बाद 5 साल बाद थोड़ा प्रोसेस आपका स्लो रहता है क्योंकि बहुत ही लेस एक्टिव एलिमेंट है तो आपका थोड़े बहुत दिनों बाद आपकी कॉपर के ऊपर आपके क्या बन जाता है कॉपर कार्बोनेट बन जाता है क्या बन जाता है आपका कॉपर कार्बोनेट अब बात करेंगे थे टार्निशिंग ऑफ कॉपर अब बात कर लेते हैं आपके टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ठीक है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर सिल्वर के अंदर आपकी जो टार्निशिंग होती है सिल्वर के साथ क्या होता है देखो एक तो सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत बिल्कुल भी रिएक्टिविटी नहीं है तो सिल्वर के साथ क्या होता है कि सिल्वर आपका एजी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है तो आपके इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है आपका सिल्वर सल्फाइड प्लस का आपका वाटर की फॉर्मेशन होती है प्लस आपके वाटर की फॉर्मेशन होती है क्या होता है भाई बहुत दिनों बाद 4-5 साल बाद 3 साल बाद जो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड तो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है और क्या होगा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है इसके साथ मिलकर आपका सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से सिल्वर के ऊपर भी आपके ब्लैकिश टाइप आपके लेयर आ जाती है इसको पटीना वगैरह भी आपका बोल देते हैं वो भी बोल देते हैं ठीक है पटीना जो आपकी लेयर आ जाती है इसके ऊपर उसको हम पटीना भी बोल देते हैं तो सिल्वर सल्फाइड आ गया और आपका वाटर आ गया इसी तरीके से कॉपर के साथ कॉपर अगर मैंने आपका खुला हुआ रख दिया तो आपका क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटरेक्ट करेगा और आपका कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा तो ये वाली बात हम अगर बात करें एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी कह रही है silver article become black after some time when exposed to air this is because it to react with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide ठीक है मैंने बात बताई आपकी सिल्वर सल्फाइड आपका बनता है क्यों बनता है आपका सिल्वर सल्फाइड बनता है क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर सल्फाइड है सल्फाइड किस फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में है और ये सिल्वर सल्फाइड की बनी है और ये आपका ब्लैकिश कलर की होती है किस कलर की होती है आपकी ब्लैकिश कलर की होती है सिल्वर का कलर कैसा होता है ग्रेइश या सिल्वरिश टाइप होता है तो ब्लैकिश कलर की आपकी सिल्वर सल्फाइड की आपकी क्या है लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है कॉपर मेटल रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस जो कि इसका ब्राउनिश सरफेस होता है कॉपर का एंड गेन अ ग्रीन कोट हाँ कैसा कलर होता है मैंने ये वाली बात बताई थी आपको कि जो कॉपर है उसका कलर कैसा होता है आपका ब्राउनिश होता है ठीक है कॉपर का कलर कैसा होता है ब्राउनिश होता है कॉपर का कलर होता है आपका ब्राउनिश ठीक है कॉपर का कलर होता है आपका ब्राउनिश ठीक है ब्राउनिश अगर आप कॉपर देखेंगे तो ब्राउनिश कॉपर का तार हो गया ये सब आपके कॉपर की डक्टिलिटी भी थोड़ी अफोर्डेबल होती है तो इस वजह से कॉपर के बाहर देखने को मिलते हैं मैंने बात बताई थी ना कि मोस्ट मेलिएबल इज गोल्ड बट हम डक्टिलिटी करते कैसे हैं कॉपर की करते हैं क्योंकि आपका इसका आउटपुट कम है लेकिन आपकी इसकी कॉस्ट कम है गोल्ड से 3 किलोमीटर वायर बनता था बट उसकी कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा है इससे वायर कम बनता होगा लेकिन इसकी कॉस्ट आपकी क्या है लो है इसकी कॉस्ट आपकी लो है इसका कलर होता है कॉपर कार्बोनेट का कलर होता है आपका इसका कलर होता है आपका ग्रीनिश टाइप कलर होता है कैसा कलर होता है आपका इसका ग्रीनिश टाइप कलर होता है ठीक है ग्रीनिश टाइप कलर होता है ग्रीनिश टाइप कलर होता है ठीक है when iron exposed to moist air for a long time acquire a coating of brown flaky substance called rust अब आपकी क्या है मतलब कंडीशन क्या है एयर जो होनी चाहिए मॉइस्ट होनी चाहिए अगर एयर ड्राई है कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी कैसी होनी चाहिए लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी मॉइस्ट हो थोड़ा बहुत आपका उसके अंदर क्या हो यहाँ पे भी आपका क्या हो साथ में कुछ अमाउंट ऑफ पानी हो मतलब मॉइस्ट हो ह्यूमिडिटी हो तो जब भी आपका रिएक्ट करेगा इसी तरीके से अगर मैंने बात की थी
आपका मैंने इसके पीछे आपका रस्ट वाली बात बताई थी। देखो, ये आपकी क्या है थोड़ी-सी आपकी क्या है किस चीज़ को बता रहा है, ये आपका मॉइस्ट एयर को बता रहा है कि एयर के अंदर आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर ड्राई एयर है, मतलब खाली एयर कह रहा है मतलब ओनली एयर, मतलब एयर है, एयर के अंदर अगर पानी नहीं है, तो आपको ड्राई एयर होगी, तो आपका कुछ भी आपका रस्ट नहीं बनेगा और आपका आयरन क्या है जंग नहीं, लोहे पे जंग आपकी नहीं आएगी। देखो यहाँ पे भी बात कह दी। अब एयर को मैंने आपका काहे से पानी से बचाने के लिए क्या किया, मैंने एयर को पानी से बचाने के लिए आपका क्या किया, तेल डाल दिया एक केस में, और एक केस में मैंने आपके क्या कर दिया, ड्राइंग एजेंट डाल दिए, तो उसकी वजह से आपकी एयर ड्राई हो गई। इस केस में आपका एयर का आपका कोई कॉन्टैक्ट आया नहीं और उसके ऊपर आपके कोई भी रस्ट नहीं आई। इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन अंडर विद द रस्ट इनटेक बोथ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो कंडीशन क्या आई हमारी कि पानी और हवा, पानी और एयर दोनों एक साथ होंगे, मतलब पानी के एयर के अंदर नमी होगी या आपका पानी और एयर आपके दोनों एक साथ होंगे, तो आपके रस्ट आपके लग सकती है। अब इस रस्ट से बचाने के लिए हम कुछ चीजें करते हैं, कोलिजन से प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ चीज करते हैं, दैट इज द एलॉय फॉर्मेशन। क्या होता है एलॉय फॉर्मेशन, एक तो आपका कोलिजन से बचाने के लिए करते हैं एलॉय। एलॉय आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल आप होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। होमोजेनियस का मतलब ये है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, अ, आपको एक एक सॉल्यूशन आपने बनाया नींबू का और पानी का, ठीक है? और एक सॉल्यूशन आपने बनाया मिट्टी का और पानी का। तो क्या होता है, नींबू और पानी आपका नींबू पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर आपने मान लो थोड़ा-सा नींबू इधर नींबू में से नींबू पानी जो बनाया, उसमें से आपने थोड़ा-सा 1 स्पून आपने निकाली, उसका टेस्ट भी आपका सेम ही आएगा। अगर आपका कोई और बंदा निकालेगा, कहीं से भी निकाले उस सॉल्यूशन के अंदर से। बट अगर मिट्टी और पानी वाले में देखूँगा, तो आपका मिट्टी नीचे बैठ जाती है और अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती। कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी और मिट्टी आ रही है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है? तो वो वाला मिक्सचर क्या कहलाता है? हेटेरोजेनियस कहलाता है मिट्टी पानी वाला। बट नींबू पानी का जो मिक्सचर है, वो आपका क्या कहलाता है? आपका होमोजेनियस है। मतलब कंपोज़िशन थ्रू आउट द मिक्सचर आपका सेम है, ठीक है? थ्रू आउट द मिक्सचर आपका कंपोज़िशन आपका क्या है? सेम है। तो आपका इसी तरीके से आपका एलॉय होते हैं, एलॉय भी इस तरीके से आपके क्या होते हैं? एलॉय आपके क्या होते हैं? एलॉय। एलॉय आपके क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। पहली बात आप ये जान लें। होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं आपके? होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब कंपोजिशन आपका थ्रू आउट द सेम। अब मिक्सचर है, कोई केमिकल, मतलब नींबू और पानी डाला, चीनी और पानी घोला, तो मैं उसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है? एलॉय फॉर्मेशन आपका क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन आपकी नहीं हो रही, फिजिकल प्रोसेस है, ओनली आपकी क्या है? मिक्सिंग है। ठीक है, आपकी ओनली क्या है? आपकी मिक्सिंग है, नो केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि भाई सोडियम अमलगम बना रहा हूँ, तो सोडियम और Hg के बीच में कोई बॉन्ड बने, नहीं। उसके अंदर सिंपल आपका मिक्सिंग होती है, आपकी सिंपल ओनली आपका मिक्सिंग है, मतलब एक फिजिकल प्रोसेस है, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड फॉर्म, ठीक है? कोई बॉन्ड वगैरह आपके नहीं बन रहे, नो बॉन्ड फॉर्म। कोई बॉन्ड वगैरह आपके इसके अंदर आपके नहीं बनते कि केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हम नहीं कर रहे, ओनली फिजिकल प्रोसेस है। अब एलॉय हम इस हिसाब से भी करते हैं। दूसरा, एलॉय हम जो प्योर मेटल है, हम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की बात करूं, अगर प्योर आयरन ले लूं, तो प्योर आयरन लूंगा तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। बट अगर हमारे घरों में जो आयरन आता है, दैट इज नॉट अ प्योर। इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं आपका और दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिक्स होता है, जिसकी वजह से क्या आती है? हार्डनेस आती है। एलॉय क्या करते हैं आपकी, अब इसकी वजह से हमें क्या मिलती है? हार्डनेस टू सब्सटेंस, ठीक है? हार्डनेस टू सब्सटेंस, ठीक है? हार्डनेस टू सब्सटेंस, ठीक है? आपका गिव हार्डनेस टू सब्सटेंस, ठीक है? आपका जो भी आपका सब्सटेंस बना रहे हैं, गिव हार्डनेस टू सब्सटेंस, या मेटल जो भी है, या आपका, या फिर हम कह सकते हैं आपका मेटल है, उसको क्या है? आपके हार्डनेस आपके बना देने का काम क्या करते हैं? आपके एलॉय करते हैं। अब एलॉय हम दो तरीके से बना सकते हैं। आपका एक तरीका है कि मेटल या मेटल को ही आपने मिक्स कर दिया, सिंपल। मेटल है, एक मेटल है, उसको आपने मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका यह है कि मेटल लिया और एक आपका नॉन मेटल लिया, तो आपका एलॉय कैसे बनता है? एलॉय आपका बनता है, आपका एलॉय बनता है मेटल मेटल की मिक्सिंग से, मेटल प्लस मेटल की मिक्सिंग से, ठीक है? मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है, या फिर आपका मेटल प्लस का नॉन मेटल भी हो सकता है। मेटल प्लस का आपका क्या हो सकता है? नॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी आपका हो सकता है, या फिर आपका क्या हो? मेटल
मेटल हो या मेटल नॉन मेटल हो। मेटल प्लस मेटल की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ अ सॉल्ड अगर मैं बात करूँ स्टेनलेस स्टील, ठीक है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? इट्स अ मेटल मेटल मतलब फॉर एग्जांपल Fe प्लस निकल प्लस आपका क्रोमियम। हम इसके अंदर मेटल मिक्स करते हैं, तीनों आपके मेटल हैं, ठीक है? आपके तीनों मेटल हैं। निकल इज़ आल्सो मेटल, क्रोमियम इज़ आल्सो मेटल और आयरन के अंदर हमने आपका मिक्स कर दिया। ये आपके मेटल 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 एलॉय हो गए जो कि आपके मेटल मेटल की मिक्सिंग से बनते हैं। या आप ले लें ब्रास ले लें, कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज ले लें ब्रास ले लें, कॉपर और टिन से बनता है। ब्रॉन्ज ले लें, कॉपर और टिन से बनता है। तो आपका क्या है बेसिकली मेटल मेटल टाइप की मिक्सिंग है, मेटल मेटल टाइप की मिक्सिंग है, मेटल मेटल टाइप की मिक्स मेटल और नॉन मेटल की मिक्सिंग क्या है भाई? हम स्टील नॉर्मल स्टील बनाते हैं कि Fe प्लस कार्बन की मिक्सिंग करते हैं। भाई जो आयरन आता है उसके अंदर कार्बन मिक्स होता है 0.05%, 0.01% जिसकी वजह से आपकी क्या आ जाती है उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है। ये आपका मेटल है, या Fe आपका मेटल है और कार्बन आपका क्या है? आपका नॉन मेटल है। कार्बन आपका क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल प्लस नॉन मेटल की मिक्सिंग से आपका एलॉय बन सकता है या मेटल या प्लस मेटल की आपकी मिक्सिंग से आपका आपका एलॉय बन सकता है। अब एलॉय जो है आपका एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और जो भी सॉल्यूशन जो भी आपका एलॉय बना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका मेटल से जो आपका प्योर मेटल है उससे आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर लेते हैं हम नीचे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 2-3 एलॉय आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, उन एलॉय के बारे में बात करूँ मैं। आपका 0.05% आपका हम उसको यूज़ करेंगे और मैं बात कर लेता हूँ आपकी ये तो क्वेश्चन्स आ गए। एलॉय फॉर्मेशन ठीक है। हुँ। ठीक, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ कि बिरास होता है, ठीक है? बिरास हो गया और आपका ब्रोंज़ हो गया, बिरास और ब्रोंज़। बिरास के अंदर क्या-क्या मिक्स होता है? कॉपर प्लस ज़िंक होता है और अगर मैं बात करूँ ब्रोंज़ के अंदर आपका कॉपर प्लस आपका टिन होता है, कॉपर प्लस आपका टिन होता है। बिरास के अंदर कॉपर प्लस ज़िंक और आपका ब्रोंज़ के अंदर कॉपर प्लस टिन, जिसको हम बिरास को हम क्या कहते थे? तांबा कहते हैं, पीतल कहते हैं। एक्चुअल में बिरास को हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। क्यों पीतल? एक्चुअल में बिरास को हम क्या कहते हैं? आपका पीतल कहते हैं, जो कि कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन होता है और आपका ये आपका ब्रोंज आपका कॉपर प्लस टिन का कॉम्बिनेशन होता है यानी एस। एक आपकी और चीज होती है दैट इज द सोल्जर, जो कि आपका लेड और प्लस टिन का आपका कॉम्बिनेशन होता है। जो आपका आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे, मैं इसमें अगर इमेज है तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें इमेज में नहीं दे रखा। नहीं इसमें नहीं है। लाया था मैंने। नहीं चलो मैं बता देता हूँ। जो आपका सोल्डर होता है अगर आपने देखा होगा जो आपका इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, फॉर एग्जांपल आप इसको आम भाषा में हम क्या बोलते हैं कि मदरबोर्ड होता है नहीं मदरबोर्ड, तो उसके ऊपर आपके पॉइंट लगे हुए होते हैं जो टाका मारना कहते हैं जिसको लेमन लैंग्वेज में। तो वो एक्चुअल में हम काय का लगाते हैं दैट इज अ सोल्डर, जो कि आपका होता है सोल्डर होता है जो कि जिसके अंदर आपका लेड प्लस टिन का कॉम्बिनेशन होता है, प्लस आपका काय का कॉम्बिनेशन होता है, लेड प्लस टिन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप देखेंगे तो वो कितनी कम हीट पे पिघल जाता है। अगर आप लेड देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। बट अगर हमने लेड प्लस टिन का कॉम्बिनेशन कर दिया तो वो 30-35 डिग्री टेम्परेचर होता है, उससे गर्म करता है वो और उसको वो क्या है पिघला के आपका उसको जोड़ देता है, अगर जो भी आपका वायर जोड़ना है जो भी। तो मतलब आपका जो हमारे एलॉयज़ होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हम क्या करते हैं आपका लो कर लेते हैं बाय जो आपका मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट से एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है कम होता है। ठीक है, हम एलॉय बनाकर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे मैंने आपकी बात की कि आयरन प्लस कार्बन है, तो यहाँ पे जो कार्बन होता है दैट इज 0.05% आपका, ये हमें स्टील बनाने के काम में आता है। अगर हमें स्टील बनाना है तो स्टील बनाने के लिए Fe प्लस कार्बन यूज करते हैं। भाई मेटल प्लस नॉन मेटल, Fe अगर प्योर Fe है तो वो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होएगा, प्योर Fe है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होएगा। अब कार्बन का कितना परसेंट देते हैं? 0.05%। ये आपका इंडस्ट्रियल डेटा है, ये वेरी भी कर सकता है, कोई अच्छी क्वालिटी का बनाएगा तो ज्यादा कर दे कम कर दे, दैट इज द इंडस्ट्रियल डेटा। वो आपकी इंडस्ट्री के बेसिस पे डिपेंड करेगा किस तरीके की हमें स्टील की आपकी जरूरत है। अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है, ऐसा स्टील जिसपे स्टेन नहीं आए, धब्बे नहीं आए, दाग नहीं आए, स्क्रैच नहीं आए,
तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं निकल प्लस क्रोमियम, और आपका Fe के अंदर निकल प्लस क्रोमियम हम डाल देते हैं। Fe के अंदर काय के अंदर आपका Fe के अंदर आपका निकल प्लस आपका क्रोमियम हम डाल देते हैं, और ये क्या कहलाता है आपका स्टेनलेस स्टील आपका कहलाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि हमने भाई एलॉय को प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम द एलॉय फॉर्मेशन से भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके रिएक्टिविटी को, उसके मेल्टिंग पॉइंट को हम थोड़ा आपका कम कर सकते हैं। अब एक तरीका और होता है आपका कोलिजन को प्रिवेंट करने का। कोलिजन होती क्यों एक्चुअल में? इट इज ओनली ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। अगर आपके एलिमेंट की रिएक्टिविटी नहीं है तो भाई वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कोलिजन के अंदर क्या चीज है? गैसियस मॉलिक्यूल आपके एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मेटल की रिएक्टिविटी ही कम कर दे, एक तरीका तो यह है कि वो आपका प्रिवेंट हो जाएगा कोलिजन से। एक तरीका यह है कि हम उसके ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की लेयर चढ़ा दें। फॉर एग्जांपल Fe है, ठीक है, अगर मैं Fe के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दूं, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी Fe से ज्यादा है, ठीक है, जिंक की रिएक्टिविटी आपकी Fe से ज्यादा है, तो Fe को हमें बचाना है। भाई जिंक के साथ कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमने Fe को बचा के रखना है। तो हमने क्या किया भाई, इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी, जिंक की लेयर चढ़ा दी आपके Fe के ऊपर। जो आपके साइकिल होते हैं, बाईसाइकिल के रिम होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ी हुई होती है लोहे के ऊपर। तो मैंने आपकी जब इसके ऊपर लेयर चढ़ा दी, तो पहले क्या था, जिंक की रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी ना, कुड़ीनाल, कार, मांगे, अल्टो, जिसको, फिर, ठीक है, तो आपकी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जिंक आपका Fe से पहले रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, Fe से पहले रिएक्ट कर लेगा क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था कि हमारा लोहा सेव रहे, हमें जिंक से कोई मतलब नहीं है। बट हमें भाई जिंक भी या जो भी मेटल हम इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसको हम ये तो नहीं है कि एकदम रिएक्ट करवा दें। ऐसा मेटल चढ़ाएंगे कि आपका इससे जस्ट ऊपर रिएक्टिविटी वाला हो। सोडियम चढ़ा दिया वो तो आग लगा देगा, ओ भाई Fe के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर एल्युमिनियम चढ़ा दिया कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इससे जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट आपके चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका इससे ज्यादा रिएक्ट हो, ताकि आपके इसका क्या हो, प्रिवेंशन हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, प्रिवेंशन हो जाए। तो जिंक के लिए जो चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एनोडाइजिंग क्या होती है, एनोडाइजिंग हमने पढ़ा था आपका, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं। तो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर हमने चढ़ा दी। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आपकी एल्युमिनियम को प्रिवेंट करके रखेगी, वो आपका रिएक्ट कर लेगी एनवायरनमेंट के साथ, और आपका हमारा एल्युमिनियम क्या रहेगा, आपका प्रिवेंट रहेगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इट आल्सो कोलिजन, बट ये कोलिजन नहीं है, ये हमारा सपोर्ट करता है आपका एल्युमिनियम को प्रिवेंट करने में, एल्युमिनियम को प्रिवेंट करने में एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका मदद करता है, जो कि हमने एनोडाइजिंग के अंदर बात की थी। तो हम क्या करते हैं, कोलिजन से प्रिवेंशन के लिए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की लेयर चढ़ा देते हैं, जो उससे ज्यादा आपका रिएक्टिव हो। तो मैंने आपकी बात बता दी, आपकी मैंने एक बात बताई अभी। अब जो आपका 24 कैरेट गोल्ड है, भाई प्योर गोल्ड है, ठीक है, प्योर गोल्ड के एलॉय के हम आपकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। इसीलिए उसको हार्डनेस देने के लिए हम क्या मिक्स करते हैं भाई, कॉपर मिक्स कर दिया या और कोई एलिमेंट मिक्स करते हैं, ताकि आपका क्या, सिल्वर मिक्स कर दिया, ताकि आपके उसके अंदर हार्डनेस आ जाए। क्योंकि प्योर मेटल की हार्डनेस नहीं होती, जो आपकी एलॉय के पास हार्डनेस होती, वो प्योर मेटल के पास आपकी हार्डनेस नहीं होती। प्योर गोल्ड जो कि 24 कैरेट गोल्ड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। भाई इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमें डिजाइन देने होते हैं, क्या वो तो बिखर जाएगा एकदम, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसमें क्या कहते हैं, सिल्वर की या कॉपर की हम मिक्सिंग कर देते हैं, एलॉय विद आइदर सिल्वर या कॉपर। तो ये पूछ सकता है कि अगर हमें गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है तो सिल्वर या कॉपर की हम क्या कर देते हैं, एलोइंग कर देते हैं आपका सिल्वर और कॉपर को मिक्स कर। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड मिलता है, जो कि हमारा आपका ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाने के लिए काम में आता है। कितने कैरेट का, 22 कैरेट का, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, 22 पार्ट, मतलब 22 और 24 कैरेट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका 24 कैरेट का मतलब यह है 24 हिस्से आपके गोल्ड के, 22 कैरेट का मतलब यह है 22 हिस्से तो गोल्ड के, 2 हिस्से कॉपर के या 2 हिस्से सिल्वर के। अगर मेरे पास अगर कोई 22 कैरेट का आपका सोना है, तो 22 कैरेट में आपका 2 हिस्से मैंने क्या डाल दिया, और आपका सिल्वर डाल दिया, या आपका कॉपर डाल दिया, ठीक है। और 24 कैरेट में आपका 22 कैरेट तो आपका गोल्ड हो गया,
ठीक है, 22 हिस्से क्या हो गए आपके गोल्ड के हो गए, 22 हिस्से आपके क्या हो गए गोल्ड के हो गए, और आपके 2 हिस्से आपके सिल्वर के हो गए, 2 हिस्से कॉपर के हो गए। ये आपका हुआ 22 कैरेट, ये हुआ आपका 22 कैरेट। मैंने आपके 22 पार्ट्स आपके काय के डाल दिए गोल्ड के, और 2 पार्ट मैंने आपके काय के डाल दिए आपके सिल्वर के या आपके कॉपर के। बट 24 कैरेट बनाना है, 24 कैरेट बनाना है तो 24 हिस्से आपके गोल्ड के ही रहेंगे। 24 पार्ट्स ऑफ गोल्ड, ठीक है, आपका 100% आपका क्या होगा इसके अंदर आपका गोल्ड होगा। ये आपका नॉट यूज फॉर मेकिंग, ये आपका 100% आपका गोल्ड होता है, 100% आपका गोल्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके नो अदर एलिमेंट, नो अदर मेटल, नो अदर एलिमेंट, नो अदर मेटल। तो यहां से भी पता चला एलोइंग क्यों करते हैं, एलोइंग इसलिए करते हैं ताकि आपके क्या है हार्डनेस आ जाए। भाई 22 कैरेट के अंदर 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड होता है, 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड होता है, एलॉय विद 2 पार्ट ऑफ आइदर कॉपर या सिल्वर। 22 कैरेट वाली बात बता दी। अच्छा, अब बात कर ली हमने एलॉयस की। अब एक एलॉय और रह गया, दैट इज द एमेलगम। एमेलगम क्या होते हैं, अगर आपका किसी भी मेटल की मैं एलोइंग कर रहा हूँ विद मरकरी, ठीक है, इट्स एमेलगम। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम को मैंने मरकरी के साथ मिक्स कर दिया, मतलब आपका एलोइंग कर दी, इट्स अ सोडियम अमेलगम। या फिर आपका पोटेशियम अमेलगम, ओनली आपके ये अमेलगम कराएंगे। ठीक है, अमेलगम क्या हुआ, एलोइंग विद मरकरी। ठीक है, अमेलगम क्या है आपका, अमेलगम आपका एलोइंग विद मरकरी, आपका उसके अंदर क्या होगी, मरकरी होगी ही होगी। एलोइंग विद मरकरी, विद मरकरी, आपके विद मरकरी। सोडियम अमेलगम जैसे इसका एग्जांपल होता है, जैसे इसका एग्जांपल होता है सोडियम अमेलगम। ठीक है, सोडियम अमेलगम, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, बस मैं दिख रहा हूँ। ये क्या कहलाता है आपका सोडियम अमेलगम कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका सोडियम अमेलगम कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका सोडियम अमेलगम कहलाता है। तो सोडियम अमेलगम के अंदर क्या होता है, सोडियम इट्स एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट एंड द मरकरी इज एक्ट लाइक अ सोल्यूट। ये चीज आप 12th में पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल केस है। इन जनरल मरकरी क्या है आपका लिक्विड रूम टेम्परेचर है, ठीक है। बट होता क्या है, जब हम सोडियम क्या तो मरकरी आपका लिक्विड है और सोडियम आपका क्या होता है सॉलिड होता है इन जनरल। तो क्या होगा भाई, हम क्या करते हैं इन जनरल सॉलिड को हम ऐसा सोल्यूट लेते हैं। बट सोडियम एमलगम के केस में हम आपका मरकरी को आपका एज अ सोल्यूट लेते हैं, और आपका सोडियम को हम क्या लेते हैं एज अ सोलवेंट लेते हैं। एक्सेप्शन केस है, आप इसको अभी छोड़ दें, आप क्लास 12th के अंदर आप पढ़ेंगे। जब आप क्लास 12th में आ जाएंगे तो आप किसके बारे में बात करेंगे। तो मतलब आपके अलोइंग विद मरकरी वो क्या कहलाएगा, आपका अमलगम कहलाएगा। सोडियम अमलगम हो सकता है या कोई भी अमलगम आपका हो सकता है। If one of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam. ठीक है, वाली बात बता दी। The electrical conductivity and the melting point of alloy is less than of or that of pure metal. जैसे मैंने आपका सोल्डर के अंदर बताया था, लेड और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। लेड और टिन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट सोल्डर तो 30-35 डिग्री देखा होगा आपने, हीट करता है, वो पिघल जाता है। 30-35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता होगा, मान लो 60 डिग्री हुआ। बट आपका लेड का और टिन का तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर भी आपका क्या है वो पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है, क्योंकि वो आपका लेड और टिन का कॉम्बिनेशन है, इट्स एन एलॉय। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट आपका हमेशा लो होगा, उसके जो अंदर आपके कंस्टिट्यूएंट्स मेटल हैं उनसे आपका क्या होगा, कम होगा। ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, मैंने ये वाली बात आपको बताई कि ब्रास आपका क्या है, कॉपर और जिंक का एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रोंज आपका कॉपर और टिन का एलॉय है, और आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आपका क्या है ये कॉपर और ब्रा आपका जो ब्रास या ब्रोंज है, इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि भाई हमने एलॉय बना दिया। और जबकि कॉपर को हम कहाँ यूज करते हैं, तारों में यूज करते हैं। और हम कहाँ यूज करते हैं आपका तारों में, सर्किट्स बनाने में, इन सब चीज में यूज करते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, इलेक्ट्रिकल अपैरेटस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आपकी जो एलॉय है उसकी आपकी मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें आपके क्या हो जाती हैं, लो हो जाती हैं। और आपका क्या है, सोल्डर एंड एलॉय of lead and tin has a low melting point and it is used for welding electrical wires together। आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, वो आपका सोल्डर पिघलाता है और वो इस तरीके से आपका जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपकी क्या है एलॉयस की आपकी क्या है मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, लो होता है। अब आपने अगर आप कुतुब मीनार गए होंगे तो आयरन पिलर देखे होंगे। तो आयरन पिलर के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा फैक्चुअल बात है कि 1600 साल हो गए हैं इस आयरन पिलर को बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया
के जो आपके आयरन वर्कर्स थे उनके द्वारा बनाया गया था, व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। अच्छा, तो इसके ऊपर भी क्या है भाई, हमने इसके अंदर भी एलोइंग की है, इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी रस्ट रेजिस्टेंस चीज़ें हमने इसके ऊपर लगाई हैं, और आपका आयरन पिलर 8 मीटर हाइट में है, और इसका वेट आपका कितना है, 6 टन, मतलब कि आपका मतलब 6000 किलो आपका इसका वेट है। इसके ऊपर अभी भी रस्ट नहीं आई है। अब आने लगी है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आपका कोरोड नहीं हुआ है। अभी 2-3% आपके इसके ऊपर कोरोजन आपके आने लगी है। एक अभी स्टडी है हाल-फिलहाल की, कि इसके ऊपर आपके रस्ट आपके आने लगी है। आयरन पिलर के ऊपर आपकी भी, इसके ऊपर भी आपके रस्ट आने लगी है। इस रस्ट को बचाने के लिए हमने क्या किया, आपके क्या की, एलोइंग कर दी, एलोइंग कर दी। एलोइंग इज़ यूज्ड फॉर रस्ट, और या फिर हम कह सकते हैं अ अ, बेसिकली एलॉय को हम रस्ट से बचाने के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर हम आपका उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हार्डनेस बचाने के लिए भी करते हैं। बट जो मेन पर्पस है कोलिजन को बचाने का, वो आपका हमारा क्या है भई, एक तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, हम पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्यों लगाते हैं? ताकि आपका फॉर एग्जांपल आपका आयरन की कोई रोड है, उसके ऊपर ग्रीस इसलिए लगाते हैं कि एयर का कॉन्टैक्ट ना आए। एयर का कॉन्टैक्ट, जैसे हमने एयर का कॉन्टैक्ट बंद किया था ना ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ऑयल लगाकर हम क्या करते हैं, एयर का कॉन्टैक्ट आपका आपका उसको कम कर देते हैं, एयर के कॉन्टैक्ट को कम कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन की बात बताई, galvanization is a method for protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, स्टील और आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की थिन लेयर कर देते हैं। द galvanized article protect against rusting even if zinc coating is broken। can you reason this out? मतलब आपका आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। मतलब अगर आपकी जिंक कोटिंग भी ब्रोकन हो जाए तब भी, क्योंकि जिंक आपका उसके साथ हैक करेगा, जिंक आपका हाईली रिएक्टिव है। कैन यू रीजन, अलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, हमने हार्डनेस लाने के लिए अलोइंग किया। वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेटल। भाई हम इससे अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज ला सकते हैं। अगर मैं कार्बन का अमाउंट आपका आयरन के अंदर कम कर दूं, मैंने बात बताई थी ना, इंडस्ट्रियल परसेंटेज दे रखी थी वो, कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे आयरन को ज्यादा हार्ड बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, तो मैं उसकी परसेंटेज आपकी क्या है, चेंज कर सकता हूँ आपकी कार्बन की उसके अंदर। अगर मुझे सॉफ्ट बनाना है, स्टेज ज्यादा आपका हार्ड बनाना है, तो अगर मैं बात करूं जो इंडस्ट्रीज में इन जनरल यूज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, 0.005% कार्बन यूज करते हैं आयरन के साथ। मतलब अगर 100 ग्राम आयरन है तो 0.005 ग्राम हम क्या लेंगे, उसके अंदर कार्बन लेंगे, और उसको मिक्स कर देंगे, और जो भी आपका फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसको मिक्स कर देंगे और उससे एलॉय बना लेंगे, और वो एलॉय आपका क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा। और वो स्टील आपका आयरन से कई गुना ज्यादा हार्ड होएगा, जो कि आपके आयरन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। इट बिकम हार्ड और स्ट्रॉन्ग व्हेन द आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम। अगर Fe प्लस निकल प्लस क्रोमियम मिल जाए तो ये बना रहा था स्टेनलेस स्टील, वाली बात भी बताई थी मैंने, स्टेनलेस स्टील भी बनाता है, मे बी अ मेटल और नॉन मेटल। अब जो आपकी एलोइंग होती है वो आपकी मेटल मेटल भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है। ये वाली बात ही कह रहा जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। जैसे सोडियम अमलगम है, सोडियम प्लस मरकरी, दिस इज द मेटल प्लस मेटल, और मेटल नॉन मेटल आयरन प्लस कार्बन हो गया, इट्स अ मेटल नॉन मेटल टाइप ऑफ एलोइंग। आगे क्या कह रहा है आपका, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने बात बताई थी आपको, मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर आपका कंपोजिशन सेम रहता है ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए दो या दो से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं। देखो आयरन निकल क्रोमियम 3 मेटल हैं, और Fe प्लस कार्बन के अंदर एक मेटल एक नॉन मेटल है। सोडियम एमलगम के अंदर सोडियम प्लस आपका Hg था, तो आपका दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो आपका इट्स डिपेंड होता कि आपको किस तरीके का एलॉय आपका बनाना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड देन कूल एट रूम टेम्परेचर। एक फिजिकल प्रोसेस है, ये बात कहना चाह रहा है कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले आपका एक जो हमारा प्राइमरी मेटल है जिसका हमें एलोइंग करनी है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेटल हमारे पास स्टील है, ठीक है, आपका स्टील है, आपका स्टील है, ठीक है, स्टील हमारे पास आपका प्राइम स्टील बनाना है हमें, ठीक है, इसके अंदर Fe प्लस कार्बन होगा। तो Fe हमारे पास क्या है, प्राइमरी एलिमेंट है, ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट है, प्राइमरी मेटल है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपका Fe को आपका क्या करेंगे, मेल्ट कर लेंगे, और मेल्ट करने के बाद इसको हम कार्बन के अंदर आपका मिक्स कर देंगे। ठीक है, Fe को मेल्ट कर लिया,
ठीक है, मेल्ट करने के बाद कार्बन के साथ मिक्स कर दिया, कितना कार्बन लेंगे, बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। अगर इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देंगे, भाई भट्टी होती है, फर्नेसेस होती हैं, हमारे मुरादाबाद के अंदर यही काम होता है ब्रास का। भाई ब्रास की ऐसी फर्नेसेस होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ब्रास पे आपका बहुत ज़्यादा आपका क्या है काम होता है। तो क्या होता है उसके अंदर आपका भट्टी होती है, जो भी हमें प्राइमरी मेटल की एलोइंग करनी है, मतलब एक का अमाउंट ज़्यादा रहता है और एक का अमाउंट कम रहता है। बहुत सी एलोइंग में हम 50-55% का रेशियो भी लेते हैं कि 50% और 55%, वो अलग-अलग आपकी डिपेंडेंसी होती है किस तरीके का एलॉय बनाना है। बट अगर मैं आपका स्टील वाला केस बताऊं तो आयरन प्लस कार्बन की अगर मुझे एलोइंग करनी है तो प्राइमरी मेटल मेरे पास क्या है, आयरन है। इसको मैं मेल्ट करूंगा, कार्बन के अंदर डाल दूंगा और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपका स्टील मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, आपका स्टील मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, आपका स्टील मिल जाएगा। तो हमारे आपकी अलोइंग यही सारी बातें थी और हमारा आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आपका जो कि आपका क्वेश्चंस का होएगा उसको हम डालेंगे। तो हमने क्या-क्या बातें की, देखो भाई कोलेजन थी। कोलेजन के अंदर हमने टार्निशिंग की बात की और हमने आपकी रस्टिंग की बात की। रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर आयरन के ऊपर रस्ट लगेगी तो क्या-क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, मतलब एयर होनी चाहिए। अगर आपकी मॉइस्ट एयर है तो रस्ट होगी, अगर ड्राई एयर है तो ड्राई एयर है और आपकी तो रस्ट नहीं लगेगी। एयर और पानी का दोनों का आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हमने एक केस में आपका ऑयल डाल दिया था जिसकी वजह से एयर का कॉन्टैक्ट मेटल के साथ काट दिया था, पानी-पानी बचा था। एक केस में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड दिया था जिसकी वजह से आपका पानी अब्सॉर्ब कर लिया था, वहां पर सिर्फ एयर बची थी। उस एयर के अंदर कुछ भी पानी नहीं था, ना बिल्कुल ड्राई एयर थी, तो रस्ट आपकी नहीं हुई। तो आपकी रस्ट होने के लिए एक कंडीशन है कि पानी और हवा दोनों एक साथ होनी चाहिए, मतलब आपकी एयर क्या होनी चाहिए, आपकी मॉइस्ट होनी जरूरी है। एयर आपकी मॉइस्ट होनी जरूरी है, एयर आपकी मॉइस्ट होनी जरूरी है और एयर और पानी का कांटेक्ट आपका मेटल के साथ आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी का तो कांटेक्ट हो रहा है बट एयर का कांटेक्ट आपका नहीं हो रहा, जैसे कि हमने ऑयल डालकर देखा था। और हमने फिर बात की आपके कॉपर के ऊपर। कॉपर के ऊपर आपके कार्बोनेट की लेयर बन जाती है जो कि आपके ग्रीनिश कलर की होती है। कॉपर आपका ग्रेइश कलर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एनवायरनमेंट की मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक करके कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट बना देता है। इसी तरीके सिल्वर की बात की थी कि सिल्वर के ऊपर आपके सिल्वर सल्फाइड बन जाती है, ये आपकी ब्लैकिश लेयर होती है सिल्वर सल्फाइड की। फिर हमने बात की थी इस कोलिजन की प्रिवेंटेशन कैसे की, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयल लगाकर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयल लगा दिया, एयर का कांटेक्ट आपका मेटल के साथ खत्म हो जाएगा। ग्रीसिंग कर दी, गैल्वेनाइजेशन कर दिया, आयरन लिया था उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी और जिंक ने आपकी क्या, उसको हम आपकी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की लेयर है और वो आपकी क्या आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन आएगी वो जिंक के साथ रिएक्ट कर लेगा और आपका आयरन क्या है, आपका प्रिवेंट रहेगा। और फिर हमने एलोइंग की बात की, ब्रास की बात की। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होता है, ब्रोंज के अंदर आपका कॉपर और टिन होता है, और आपका सोल्डर के अंदर आपका लेड और टिन होता है। ये सारी बातें हमने की। फिर हमने आपका स्टील की बात की जिसके अंदर आपका आयरन और कार्बन आपका होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपके वो भी लाएंगे, वो भी हम अभी शूट करेंगे, आपका आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा वो। तो आपके हमारे काफ़ी सारे आपके लेक्चर काफ़ी सारे चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप ये एएलसी क्लासेस के टेलीग्राम पर भी आप जॉइन कर सकते हैं और एएलसी क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर कर आपकी जो भी इंक्वायरी आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम या जीएमआई पर जाकर पूछ सकते हैं और एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर के यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके यज़दानी जीएमआई को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होती है मुलाकात जिसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन 40-45 क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्व कर डालेंगे। आपका चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। रिवाइज करते रहिए और टेस्ट सीरीज हमारी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।